नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव संपन्न हो गए। कल और आज में कुछ बड़े राजनीतिक डेवलपमेंट हुए। कल चुनाव आयोग ने झारखंड और महाराष्ट्र 2 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी, यानी कि अब वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। अब ये चुनाव 20 नवंबर 20 क्यों बल्कि 23 नवंबर तक संपन्न हो पाएंगे, यानी कि 23 नवंबर को मतगणना होगी। आज जो 2 डेवलपमेंट हुए पिछले 2 राज्यों में हुए चुनाव में, उनमें पहला ये हुआ कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इस शपथ की खास बात यह रही कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस पार्टी सम्मिलित नहीं हुई। उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। कोई बता रहा है कि कांग्रेस ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहती थी मंत्रिमंडल में, जबकि उसके पास सीटों की संख्या सिर्फ 6 है। और कोई ये बता रहा है कि केंद्र का जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, उसने राज्य नेतृत्व को मना कर दिया कि आपने जितनी सीटें जीती हैं उसके आधार पर आप सरकार में शामिल होने का दावा करने की स्थिति में नहीं है। खैर, सच्चाई जो भी हो, लेकिन कुल मिलाकर फाइनल रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर की सरकार में सम्मिलित नहीं हुई। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उन पर अगर गौर करें तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में, बहुत ज्यादा लंबे समय की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले कुछ महीनों यानी कि 4-6 महीनों में ही शायद जम्मू कश्मीर से आपको ऐसा सुनने को मिले कि कांग्रेस के या तो पूरे के पूरे विधायक दल ने या कुछ विधायकों, कुछ का मतलब कम से कम 2/3 यानी कि 4 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर किसी दूसरे दल में सम्मिलित होने का फैसला कर लिया। और वो दूसरा दल कोई और नहीं होगा, वो होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने की अत्यधिक इच्छुक थी। अब चूंकि वो मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं हुई है और कांग्रेस की वहां पर सीटें भी इतनी नहीं हैं कि वो विधायकों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण रख सके, तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि कांग्रेस के विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हो जाएं, खास तौर से पावर गेन करने के चक्कर में। मंत्रिमंडल में तो सम्मिलित होने का उनको मौका मिलने से रहा, लेकिन सरकार में जो और सारे और कुछ पावर होते हैं वो पाने के लिए, यद्यपि जम्मू कश्मीर की जो ये नई सरकार है इसके पास बहुत ज्यादा पावर नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मलाई खाने को कुछ तो मिल ही जाता है, तो वो उसी उद्देश्य से उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरा जो बड़ा घटनाक्रम रहा वहां का, वो ये कि उमर अब्दुल्ला ने वहां पर एक उप मुख्यमंत्री भी बनाया है। और मुझे लगता है कि एक पार्टी की सरकार में, और खासतौर से ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी जो कि एक जेबी पार्टी है, जेबी पार्टी का मतलब ये कि एक परिवार की पार्टी है, उसमें उप मुख्यमंत्री बनाया जाना ये एक बड़ी घटना है। इसका मतलब ये कि इससे पहले कब हुआ क्या हुआ उन परिस्थितियों में नहीं जाना चाहता, कब बनाए गए कब नहीं बनाए गए, लेकिन अभी की परिस्थिति की मैं बात कर रहा हूं। चूंकि निर्दलियों ने समर्थन दे दिया है उमर अब्दुल्ला को, तो उनके पास पर्याप्त बहुमत है, उन्हें कांग्रेस की भी जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है। उप मुख्यमंत्री जिसे बनाया है वो जम्मू से है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो हिंदू है। तो एक तो ये
कि चूंकि कश्मीर में सीटें ज्यादा हैं और वो सीटें जीते भी ज्यादा हैं, जम्मू से भी वो कुछ सीटें जीते हैं, तो उनके पास अधिकार ज्यादा हैं। इस सब के बावजूद 370 हटने के बाद और जम्मू में एक बड़ी डिमांड इस बात की, मतलब एक बड़ा अभियान चलने के बाद, कि इस बार हमको हिंदू मुख्यमंत्री चाहिए, और उसके चलते उन्होंने जहां पर भी वो विजय दिला सकते थे भारतीय जनता पार्टी को, वहां उन्होंने विजय दिलाई। 29 सीटें आई भाजपा को वहां पर। तो इस सब को देखते हुए शायद उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को इस बात का एहसास हुआ कि जम्मू को आप इग्नोर नहीं कर सकते, हिंदुओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी के चलते उन्होंने उप मुख्यमंत्री जो बनाया वो जम्मू से बनाया, और उससे बड़ी बात ये कि जिसको बनाया वो हिंदू विधायक है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में शायद 2 या 3 और हिंदू विधायक सम्मिलित किए गए हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए और खास तौर से जम्मू के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जम्मू की शायद 42 या 43 सीटें थी, उसमें से 29 तो बीजेपी नहीं जीतनी, तो 14 सीटें बची। 14 में उन्होंने अगर 3 या 4 लोगों को प्रतिनिधित्व दे दिया जम्मू में, तो ये एक अच्छी बात है। तो ये सारा घटनाक्रम हुआ है जम्मू कश्मीर में। इसके जो परिणाम हैं वो आने वाले समय में कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आपको कुछ सामान्य चीजें देखने को मिले, यानी कि सामान्य परिस्थिति पैदा होती हुई दिखे, और या दूसरे शब्दों में कहें तो कुछ नजदीकियां भी देखने को मिल सकती हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में वर्तमान परिस्थितियों में सत्ता का जो पूरा पावर है वो एलजी के हाथ में है, तो इसलिए ऐसा हो भी सकता है। खैर, अब यहां से हम बात खत्म करते हैं जम्मू की, बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में एक डेवलपमेंट हुआ आज, और वो ये कि नायब सिंह सैनी को हरियाणा में विधायक दल का नेता चुन लिया गया। यानी कि अब इस बात पर मोहर लग गई कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होंगे। पिछले 3-4 दिनों से मीडिया में, और खास तौर से बीजेपी विरोधी मीडिया में, इस बात की बड़ी चर्चा थी कि सैनी को सीएम बना पाएंगे मोदी, की नहीं बना पाएंगे, सैनी सीएम नहीं बनेंगे। अनिल विज ने ताल ठोक दी, राव इंद्रजीत ने ताल ठोक दी, पता नहीं कितने तो वहां ताल ठोक रहे थे। एक तो हरियाणा वैसे भी पहलवानों का प्रदेश है, तो सब ताली ठोकते रहते हैं। तो वो सारा कुछ जो सस्पेंस था वो खत्म हो गया। ये कंफर्म हो गया कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि जो हरियाणा बीजेपी के सबसे मुखर नेता हैं, जो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, वो है अनिल विज। अनिल विज ने ही विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम का प्रस्ताव किया। ये एक अच्छी चीज है। अब अनिल विज शायद पिछली बार मंत्रिमंडल में सम्मिलित नहीं हुए थे जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने थे। इस बार वो मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं कि नहीं होते हैं, ये हमें कल पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के हरियाणा और जम्मू कश्मीर, यहाँ का फिलहाल जो चुनावी पूरा कार्यक्रम चल रहा था उसका पटाक्षेप हो गया है, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो कल हो जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की और झारखंड की। तो आज केवल महाराष्ट्र की बात करेंगे, झारखंड की किसी और वीडियो। महाराष्ट्र में अगले महीने 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे, यानी कि 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को वहां के चुनाव परिणाम आ जाएंगे। मुझे लगता है कि भारत के सभी बड़े राज्यों की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां की आबादी 7-8 करोड़ 9 करोड़ या उससे ऊपर की है, या जहां 30-35 से ज्यादा सीटें हैं। तो उनमें महाराष्ट्र सबसे बड़े राज्यों में दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश के बाद। मैं लोकसभा की सीटों की बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। तो महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, लेकिन राजनीतिक रूप से कुछ समय से थोड़ा अस्थिर नजर आता है। अब अस्थिर कैसा कि 2014 में
जब बीजेपी ने सरकार बनाई तब शुरुआत में चूंकि बीजेपी अल्पमत में थी, शिवसेना पीछे हट गई, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़े थे, उस समय उनका गठबंधन नहीं था। शिवसेना ने समर्थन देने से इनकार कर दिया, तो शरद पवार आगे आए। शरद पवार ने समर्थन दिया, बोले सरकार में हम सम्मिलित नहीं होंगे लेकिन हम समर्थन देते हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, कुछ समय तक सरकार चलती रही। कुछ समय बाद शिवसेना को समझ में आया कि शायद उसे सरकार में सम्मिलित होना चाहिए, कांग्रेस से तो उसको कुछ हासिल होता नहीं है और विपक्ष में बैठे बैठे मिलेगा क्या। तो उद्धव ठाकरे, जो कि उस समय शायद कार्यकारी अध्यक्ष थे या अध्यक्ष थे, जो भी थे इतना मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया कि वो सरकार में सम्मिलित होंगे और वो सरकार में सम्मिलित हुए। वो सरकार में सम्मिलित हुए का मतलब ये कि शिवसेना जो है वो सरकार में सम्मिलित हुई, उनके कुछ मंत्री बनाए गए, 5 साल सरकार चली। लेकिन उन 5 सालों में लगभग पूरे 5 साल शिवसेना के सरकार में सम्मिलित हो जाने के बावजूद जितना विपक्ष कांग्रेस और एनसीपी मिलकर नहीं थे, उससे बड़ा विपक्ष शिवसेना खुद था। पूरे 5 साल शिवसेना सरकार की बुराई करती रही। इसके बाद जब 2019 में चुनाव हुआ तो दोनों पार्टियों ने गठबंधन में आकर के चुनाव लड़ा और नतीजा ये हुआ कि दोनों पार्टियों को मिला करके लगभग 170 के आसपास सीटें मिल गई। वहां शायद 288 की विधानसभा है। तो 288 की विधानसभा में 170 सीटें जीत करके गठबंधन आया, लेकिन बीजेपी की सीटें थोड़ी कम रह गई। जो पिछली बार वो अकेले चुनाव लड़के लगभग 120 के 120 या 125 सीटें उसने जीती थी, कुल मिला के बहुमत से वो बहुत पीछे नहीं थी, वो थोड़ी पीछे रह गई और 105 सीटें जीतने में वो कामयाब हुई। तो और शिवसेना के पास जो है वो मेरे ख्याल से 63 या 65 सीटें थी। तो इनको यहाँ पर एक मौका लगा और उद्धव ठाकरे ने कहा नहीं, हम सरकार में सम्मिलित नहीं होंगे। हमारी बात हुई थी 2.5 साल की सब के मुख्यमंत्री की, वो पहले बीजेपी उसकी घोषणा करे और शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो सरकार बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी, हमारे पास दूसरे रास्ते हैं। और उन्होंने वो किया भी। वो कुल मिलाकर के सरकार में सम्मिलित नहीं हुए। जो एनसीपी है, एनसीपी ने पर्दे के पीछे से फिर से कोई खेल किया और उस खेल में अजीत पवार आगे आए। अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दिया। आनन फानन में रात में राष्ट्रपति शासन वहां से हटाया गया और राष्ट्रपति शासन हटाने के कुछ ही घंटे के अंदर तुरंत वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई देवेंद्र फडणवीस को और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली अजित पवार ने। लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर, मतलब मुश्किल से 2-3 घंटे के अंदर शरद पवार पलट गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ है और ये सरकार जो है ये गलत है और हमारी पार्टी इसमें सम्मिलित नहीं है। अजीत पवार ने हमको बिना बताए ऐसा किया है। कुल मिला के पूरी नौटंकी हुई और वो सरकार मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर गिर गई। इस्तीफा देना पड़ा देवेंद्र फडणवीस को और इसके बाद काफी समय तक परिस्थितियां चलती रहीं और बाद में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके एक साझा कार्यक्रम बनाया, एक गठबंधन बनाया, गठबंधन का नाम रखा महाविकास अघाड़ी और उसके तहत सरकार बनाई जिसके मुख्यमंत्री हुए उद्धव ठाकरे। ये सारी चीजें आपको मैंने केवल याद दिलाने के लिए बोली। अब फिर बाद में बीजेपी लगी रही और उसने कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाते हुए और जो एक अननेचुरल अलायंस था कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का, उसको उभारते हुए शिवसेना के अंदर एक फ्रैक्शन कराया जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो कि 2/3 विधायकों का था वो टूट करके एकनाथ शिंदे के साथ आया और एकनाथ शिंदे ने जो है वो सरकार बनाई बीजेपी के समर्थन से। शिंदे मुख्यमंत्री बने, फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना पड़ा। इस बीच में अजित पवार ने
अपनी पार्टी में विद्रोह किया, वो एनसीपी तोड़ करके आए, उन्होंने भी सरकार को समर्थन किया, वो भी उप मुख्यमंत्री बने। नतीजा ये हुआ कि शिवसेना और एनसीपी दोनों में दो फाड़ हो गए, दो शिवसेना बन गई, दो एनसीपी बन गई। लड़ाई झगड़े हुए, कानूनी कार्रवाई हुई। नतीजा ये हुआ कि चुनाव आयोग ने जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना थी उसको असली शिवसेना माना, और जो अजित पवार की एनसीपी थी उसको असली एनसीपी माना। अब वहां पर जो मुकाबला है या यूं कह लें था, वो दो गठबंधनों के बीच में था। एक को नाम दिया गया है महायुति, जिसमें भाजपा, आज की तारीख की असली शिवसेना, और एनसीपी यानी कि भाजपा के साथ एकनाथ शिंदे की पार्टी और अजित पवार की पार्टी मिल करके जो गठबंधन है वो है महायुति। और जो गठबंधन भाजपा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसको शिवसेना यूबीटी बोलते हैं, इन तीनों का है, उसे महागठबंधन, माफ कीजिएगा, उसे महाविकास अघाड़ी, एमवीए बोलते हैं। तो अब ये मुकाबला था महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में। लोकसभा का चुनाव हुआ अभी 4 महीने पहले। उस समय पर जो स्थिति बनी, उस स्थिति में ये माना जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी में जो सबसे ताकतवर दल है वो है शिवसेना यूबीटी, यानी कि उद्धव की सेना, और महायुति में सबसे ताकतवर दल माना जा रहा था बीजेपी। तो उम्मीद भी ये थी कि सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट यही दोनों पार्टियां लेकर के आएंगी, लेकिन हुआ उल्टा। उल्टा हुआ या इससे हटके हुआ, जो भी आप कहना चाहें। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना फिसड्डी साबित हुई, सबसे ज्यादा सीटें लड़ी और बहुत ही घटिया स्ट्राइक रेट उसका रहा। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट था शरद पवार की पार्टी का, और उसके बाद शायद कांग्रेस का, या इन दोनों, मुझे को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि स्ट्राइक रेट किसका ज्यादा अच्छा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी नंबर ऑफ एमपीज के हिसाब से पूरे राज्य में सबसे बड़ा दल बन गई। उसके सर्वाधिक सांसद जीत करके आए, 13। और शिवसेना जो थी यूबीटी, उसके शायद 9 है या 8 है, और 9 है उसके, और 8 जो है वो है शरद पवार की एनसीपी के। दूसरी तरफ जो शिंदे की सेना थी उसका स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा। अगर दोनों शिवसेना के बीच में तुलना करें तो उद्धव की सेना से शिंदे की सेना ज्यादा मजबूत हुई, ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से चुनाव लड़ी, ज्यादा सीटें, नंबर ऑफ सीट्स में तो नहीं लेकिन स्ट्राइक के मामले में वो ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी का स्ट्राइक रेट काफी खराब रहा, उसने सीटें बहुत लड़ी थी लेकिन शायद वो केवल 11 सीटें जीतने में कामयाब रही। और सबसे घटिया रहा अजित पवार की एनसीपी का। अब जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें यही जो लोकसभा वाली ताकत है उसके आधार पर सीटों का बंटवारा होगा, और हर वो पार्टी जिसने बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट निकाला है वो ये दावा करेगी कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं या गठबंधन की स्थिति डिक्लेयर नहीं हो जाती है, तब तक ये पता करना कठिन होगा कि कौन सा गठबंधन ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अभी की अगर बात करें
तो अभी मुझे लगता है कि दोनों गठबंधन लगभग 50-50 पे खड़े हैं। भले ही लोकसभा में महाविकास अघाड़ी ने ज्यादा लोकसभा सीटें जीती थी, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वहां पर जो लोकसभा के अंदर विधानसभा सीटें थी, उनमें बहुत सारी लोकसभा सीटें ऐसी थी कि जहां ज्यादा विधानसभा सीटें महायुति ने जीती, लेकिन लोकसभा सीट जो है वो महाविकास अघाड़ी को चली गई, यानी कि कांग्रेस गठबंधन को। उसके पीछे कारण ये बताए जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी विधानसभा में 6 सीटें थी या 7 सीटें थी, तो 7 में से 4 सीटें या 5 सीटें विधानसभा की उन पर बढ़त थी महायुति की, लेकिन जो बची हुई 2-3 सीटें थी उन पर इतनी पिछड़ी महायुति कि जो फाइनल रिजल्ट आया वो महाविकास अघाड़ी के पक्ष में आ गया, यानी कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में आ गया। तो विधानसभा की दृष्टि से अभी ये मसला 50-50 पर खड़ा हुआ है। डिपेंड करेगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और उसमें उसका जो जीतने की क्षमता है कैंडिडेट की, पार्टी की, वो क्या है। उसके आधार पर ये समझ में आएगा कि किसका पलड़ा वहां पर भारी। आज की तारीख में अगर कोई पूछेगा कौन आगे, तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि मामला 50-50 है। आप किसी को ना तो आगे कह सकते हैं ना किसी को पीछे कह सकते हैं। आने वाले लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में स्थिति थोड़ी साफ होगी, क्योंकि अभी लंबा समय है चुनाव में। 20 तारीख को वोट पड़ेगा, तो आप मान के चलिए करीब 35 दिन है वोट पड़ने में। तो अभी तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन में थोड़ी स्थिति क्लियर होने लगेगी, माहौल समझ में आने लगेगा कि किसके पक्ष में माहौल ज्यादा है, अच्छा है, और कौन सा थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। एक और बात जो स्पष्ट है कि वहां पर कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन चुनाव बनाएगा, जीतेगा, तो वो कोई लैंडस्लाइड विक्ट्री नहीं करने जा रहा है। बहुमत से 4-6 सीट ही ज्यादा जीतने की स्थिति में होगा, चाहे महायुति जीते और चाहे अघाड़ी जीते। ऐसा मुझे अभी लग रहा है। अगले 30-35 दिनों में क्या होने वाला है, वो उसकी तस्वीर 8-10 दिन बाद साफ होनी शुरू होगी और चुनाव आते आते काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। बाकी हम लोगों को स्पष्ट रूप से तो 23 को ही पता चलेगा। तब तक तो ज्यादातर लोग पतंग उड़ाते हैं, तो मैं भी मान लीजिए पतंग ही उड़ा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।